फेफड़े संख्या में दो होते हैं, बक्स भाग में पसलियों के पीछे होते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की तुलना में थोड़ा बड़ा होता है। दाएं फेफड़े में 3 पालियां होती हैं, बाएं फेफड़े में 2 पालियां। फेफड़ों के चारों ओर पाए जाने वाला आवरण फुफ्फुसिया आवरण कहलाता है, जो कि इसकी सुरक्षा का काम करता है। द्रव भरा रहता है, वो चोट से सुरक्षा करता है। प्रतिदिन फेफड़ों के द्वारा लगभग कितने ml जल का उत्सर्जन होता है? 400 ml। एक श्वसन क्रिया में औसतन कितना समय लगता है? 5 सेकंड का। एक स्वस्थ व्यक्ति की औसत श्वसन दर कितनी होती है? 12 से 16 बार। बच्चों की कितनी होती है? और नवजात शिशु की 20 से 35 बार। एक प्रश्न पूछा जाता है, सोते समय श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब व्यक्ति सोता है तो श्वसन दर याद रखना कम हो जाती है। और बुखार के समय श्वसन दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुखार आता है तो श्वास हम जल्दी जल्दी लेते हैं ना, बढ़ जाती है। ऊंचाई पर जाते समय श्वसन दर बढ़ जाती है। आप सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो श्वास हमारी बढ़ जाती है। तो याद रखना, सोते समय, लिखो मैं लिखवा देता हूं, नीचे पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखना। सोते समय श्वसन दर घटती है। सोते समय श्वसन दर घटती है। सोते समय श्वसन दर घटती है, जबकि ऊंचाई पर जाते समय, जबकि ऊंचाई पर जाते समय तथा बुखार के समय, तथा बुखार के समय श्वसन दर श्वसन दर बढ़ जाती है। अगला पॉइंट लिखो। श्वसन दर को, श्वसन दर को काइमोग्राफ, काइमोग्राफ तथा श्वसन क्रिया को, श्वसन क्रिया में, तथा श्वसन क्रिया में वायु के आयतन को, वायु के आयतन को स्पाइरोमीटर द्वारा मापा जाता है। स्पाइरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ये देखो, गैस, ये सारणी बनानी है, गैस, निश्वसित वायु, उच्छ्वसित वायु। हम वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं 21%, निकालते कितना परसेंट है? 16.8। ये प्रश्न आता है कि उच्छ्वसन के समय ऑक्सीजन की कितनी मात्रा निकाली जाती है, निश्वसन में कितनी मात्रा ली जाती है, CO2 कितने परसेंट निकलती है? तो ऑक्सीजन 21% लेते हैं, 16.8% बाहर निकालते हैं। CO2 हम वातावरण से लेते हैं 0.03%, निकालते कितना परसेंट है? 4%। यानी ऑक्सीजन तो हम कम निकाल रहे हैं और CO2 हम ज्यादा निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का तो हमारी बॉडी में उपयोग हो रहा है और CO2 का हमारे शरीर में निर्माण हो रहा है। ये प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन। और नाइट्रोजन के आयतन पर याद रखना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारी नाक में कोई फिल्टर लगे हुए नहीं है कि ऑक्सीजन ही जाती है, जो आप सूंघोगे वो सब कुछ जाएगा। भाई सारी गैस जाती है शरीर में, तो नाइट्रोजन भी जाती है, लेकिन नाइट्रोजन का कोई काम नहीं होता, जितनी जाती है उतनी हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के लिख लेना कि श्वसन क्रिया में नाइट्रोजन के आयतन पर, नाइट्रोजन गैस के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हम
कंप्लीटली छोड़ देते हैं CO2 को, हमने सांस ली, इसके बाद भी हमारे फेफड़ों में हमेशा 1500 सॉरी हमेशा लगभग 2300 ml वायु एनी टाइम भरी रहती है, जिसको कहा जाता है फेफड़ों की कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य। क्या कहा जाता है? कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, FRC वॉल्यूम। प्रश्न आता है FRC वॉल्यूम कितना होता है? 2300 ml होता है। यानी बलपूर्वक उच्छ्वसन, जब आप कंप्लीटली पूरे दम लगा के CO2 छोड़ दोगे ना, उसके बाद भी हमारी बॉडी में इतनी ऑक्सीजन तो हमेशा भरी रहती है। इसी को कहते हैं फेफड़ों की कार्यात्मक क्षमता, यानी इसी से हमारे फेफड़े काम करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, सुबह के समय घूमने से हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है, सुबह के समय फेफड़ों की हमें क्षमता बढ़ती है। अपन जो योगा करते हैं उससे भी हमारा क्या होता है? अपन अनुलोम विलोम करते हैं, उससे भी हमारी फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। जब अपन धूम्रपान करते हैं तो फेफड़ों में ऑक्सीजन क्षमता क्या हो जाती है? हमारी घट जाती है, ऑक्सीजन का सेचुरेशन कम हो जाता है। तो प्रॉपर रूप से फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सुबह के समय शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, योगा करने चाहिए। अब जैसे जो शंख बजाता है तो उसके फेफड़े थोड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन को एक तरीके से लेने के और छोड़ने का काम बहुत ज्यादा करते हैं, यानी दबाव के साथ हम उनको, प्रेशर के साथ ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है उसके अंदर। तो ऑक्सीजन की पावर जितनी अच्छी होगी उतनी ही ज्यादा बढ़िया रहता है शरीर के लिए। तो नीचे लिखना, बलपूर्वक उच्छ्वसन के बाद, बलपूर्वक उच्छ्वसन के बाद फेफड़ों में हमेशा, बलपूर्वक उच्छ्वसन के बाद फेफड़ों में हमेशा लगभग 2300 ml वायु, लगभग 2300 ml वायु बलपूर्वक उच्छ्वसन के बाद फेफड़ों में हमेशा लगभग 2300 ml वायु हमेशा भरी रहती है, हमेशा भरी रहती है, जिसे फेफड़ों की कार्यात्मक अवशेष, जिसे फेफड़ों की कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य कहा जाता है। कार्यात्मक अवशेष सामर्थ्य कहा जाता है। तो ये तो हमारे बाह्य श्वसन और फेफड़ों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई। अब लिखना, हेडिंग डालो, आंतरिक श्वसन। आंतरिक श्वसन, और आंतरिक श्वसन में लिखना, फेफड़ों से ऑक्सीजन का कोशिका तक पहुंचना, फेफड़ों से ऑक्सीजन का कोशिका तक पहुंचना तथा वहां पर उपस्थित CO2 का, तथा वहां पर उपस्थित CO2 का फेफड़ों तक आना, फेफड़ों तक आना आंतरिक श्वसन कहलाता है। आंतरिक श्वसन कहलाता है। यह कोशिका में संपन्न होता है, यह कोशिका में संपन्न होता है
इसलिए इसे संपन्न होता है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। तो अब इसमें अपन पढ़ेंगे गैसों का परिवहन होता कैसे है। फेफड़ों से जो ऑक्सीजन जाती है कोशिका तक वो कैसे जाती है, और जो CO2 जो आती है फेफड़ों तक वो कैसे आती है। तो नीचे हेडिंग डाल लो, गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज। देखो गैसों का परिवहन, एक तो ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है समझ लीजिए। ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ना फेफड़ों से कोशिका तक, वो याद रखना लगभग 97% तो होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, ठीक है, और 3% होता है प्लाज्मा के द्वारा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा का मतलब होता है जब रक्त में से आरबीसी को निकाल दो, डब्ल्यूबीसी को निकाल दो और प्लेटलेट्स को निकाल दो, तो बचा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। जब रक्त में से, ब्लड में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को निकाल दें तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। 3% तो प्लाज्मा के द्वारा होता है और 97% हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। यानी हम जो ऑक्सीजन लेते हैं जब ये फेफड़ों में पहुंचती है तो वहां इसको मिल जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? सी जब रिएक्शन होती है दोनों की, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की, तो क्या बन जाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और इसके कारण ही रक्त का रंग चमकदार कैसा होता है? लाल होता है। जो रक्त का रंग चमकदार लाल होता है वो किसके कारण होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये जो सिराएं होती है जिसमें नीला ब्लड बहता है, नीला दिखाई देती है, ये अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त, और शुद्ध का मतलब होता है ऑक्सीजन युक्त रक्त। जब ऑक्सीजन युक्त रक्त होगा तो हमेशा रक्त कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। हीमोग्लोबिन की यदि हम बात करें तो हीमोग्लोबिन में हीम का मतलब तो होता है आयरन अणु, और इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम क्या है? ग्लोबिन प्रोटीन। हीम का मतलब तो क्या है? इसमें आयरन अणु, और ग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। एक हीमोग्लोबिन अणु, याद रखना, एक हीमोग्लोबिन अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं से जुड़ने की क्षमता रखता है। ये प्रश्न आता है कि एक हीमोग्लोबिन अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं से जुड़ने की क्षमता रखता है? 4 अणुओं से जुड़ने की क्षमता रखता है, याद रखना। ग्लोबिन प्रोटीन होती है, हीम का मतलब होता है आयरन अणु। हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन का होना बहुत ही जरूरी है। पुरुषों में लगभग 14 से 16 mg पर 100 ml, या हम 14 से 16 ग्राम पर 100 ml इतना हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में होना जरूरी है। पुरुषों की बात, महिलाओं की बात करें तो लगभग 12 से 14 हीमोग्लोबिन की मात्रा होना जरूरी है, और नवजात शिशु के अंदर लगभग 14 से 16 mg पर 100 ml इतना ब्लड में हीमोग्लोबिन होना जरूरी है। इससे कम हो जाता है तो उसको एनीमिया कहते हैं। एक मिनट, ये 16 से 18 होता है। नवजात शिशु जो होते हैं ना उनके अंदर कितना होना चाहिए? 16 से 18, महिलाओं में 12 से 14 और पुरुषों में 14 से 16, इतना हीमोग्लोबिन हमें मेंटेन रखना चाहिए। ऐसा बताते हैं कि जितना व्यक्ति में हीमोग्लोबिन होता है ना उतना ही घंटे व्यक्ति बिना थके काम कर सकता है। बिना थकने का मतलब है कि थकावट तो बॉडी में सबको होती है। क्यों होती है? लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है, अनऑक्सीजन में बनता है वो। लेकिन एक थकावट तो ऐसी है कि अपन 8 घंटे 10 घंटे काम करें जब व्यक्ति थके। भाई मैं 10 घंटे क्लास लूं फिर मैं थकूं तो कोई बात नहीं है इसमें बड़ी, हर आदमी थकता है। आप दिन भर यहां बैठे रहोगे तब भी आप थकोगे। लेकिन एक थकावट ऐसी है 10 घंटे काम करने के बाद व्यक्ति थकता है, और एक थकावट ऐसी है कि भाई बिल्कुल काम भी नहीं करे फिर भी व्यक्ति को हमेशा थकावट महसूस होती है। जैसे बहुत सी महिलाएं आटा लगाने में थक जाती हैं, झाड़ू लगाने में थक जाती हैं, ठीक है, थोड़ा सा काम, 10 सीढ़ी चढ़ी उससे पहले सांस फूल जाती, चढ़ाया नहीं जाता, आधा किलोमीटर पैदल नहीं चला जाता। तो ऐसी भी कभी कभी कभार हमारे साथ हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण भी ऐसी समस्या हमारे शरीर में हो सकती हैं कि आटा लगाने में थक गए, फिर रेस्ट चाहिए 15-20 मिनट का,
फिर रोटी बनेंगे, फिर रोटी बना ली तो खाने के लिए भी फिर रेस्ट चाहिए कि भाई तो खाना बनाया है, थक गई मैं तो, फिर रेस्ट चाहिए 20 मिनट का, फिर रोटी खाएगी, रोटी खाने के बाद इतनी थकावट हो जाती है फिर 3 घंटे सोती है, उसके बाद फिर चालू दोबारा फिर थकावट। तो ऐसी थकावट हीमोग्लोबिन कमी के कारण भी हमारी बॉडी में हो सकती है। तो इतना हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। हीमोग्लोबिन के लिए क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना, बढ़िया शुद्ध सब्जियां खाओ जितनी हो सके, हरी सब्जियों से हीमोग्लोबिन बनता है, बैंगन में होता है, चुकंदर में होता है, पालक में होता है, मेथी में होता है, बथुआ में होता है, हरी सब्जी जितनी भी है सब में हीमोग्लोबिन होता है, गुड़ में होता है, बाजरे में होता है, और भी हम चीजें जनरली खाते हैं उन सब में लगभग आयरन हमें मिलता है। आयरन की पूर्ति हमारी बॉडी में पर्याप्त रूप से होना जरूरी है। तो इस प्रकार हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ये कल लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। प्लेटलेट्स कणिकाएं हैं, ये सेल नहीं होती हैं, रक्त का थक्का बनाती हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या कम पड़ जाती है, एड्स में डब्ल्यूबीसी पड़ती है, मलेरिया में आरबीसी पड़ती है। पढ़ेंगे अपन रक्त परिसंचरण तंत्र में आगे, ठीक है भाई, कल पढ़ेंगे बाकी।